Hello class 11 students, welcome back to my YouTube channel Ignited Future. So before starting this video, I would like to give you my introduction. So basically I am an educator for class 11th humanities subjects on my YouTube channel Ignited Future, and also I teach many subjects of class 11th also on this channel. So if you are new to this channel, please do not forget to subscribe this channel. So in this video we are going to cover part 2. Chapter number 5 of political science, that is legislature. So let's begin the chapter. How does parliament make laws? अब parliament कैसे laws बनाती है? A bill is a draft of proposed law. सबसे पहले एक bill आता है, एक draft होता है, किसी law के regarding एक bill आता है. There can be different bill, बहुत तरह के हो सकते हैं. When a known minister proposes a bill, it is called private member's bill. जब कोई एक ऐसा particular member आता है जो कि minister नहीं है, कोई bill आता है तो उसको हम private member's bill नाम देते हैं. A bill proposed by minister is described as government bill. जब कोई एक minister कोई bill आता है तो उसे हम government bill का नाम देते हैं. अब ये कुछ प्रोसीजर है कि कैसे एक बिल जो है एक लॉ बनता है. सो स्टार्ट होता है बिल से. इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल. तो नॉन मनी बिल होगा तो किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. बिल सेंड टू कमिटी, फिर हम उस बिल को कमिटी में सेंड करेंगे और उसको हाउस में भी डिस्कस किया जाएगा. फिर कमिटी गिव्स रिपोर्ट, कमिटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको किसी भी हाउस को देगी. हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट. अगर हाउस मतलब डिस्कशन होगा उसके रिगार्डिंग हाउस में तो हाउस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हाउस उसे एक्सेप्ट न करे. डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल, हाउस में जो है उसका उस बिल का डिटेल डिस्कशन होगा. बिल इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, या तो बिल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर लिया जाएगा. फिर दूसरे हाउस के पास बिल जाएगा, फिर दूसरा हाउस अप्रूव करेगा उस बिल को, या फिर नहीं करेगा तो वो अपनी रिकमेंडेशन करेगा. जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसमें जॉइंट सेशन होगा, यानी कि दोनों हाउसेस जो हैं वो एक जॉइंट सेशन रखेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो. प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड्स बैक फॉर रिकन्सिडरेशन. और फाइनली दोनों हाउसेस जब अप्रूव हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा. प्रेसिडेंट या तो उसे अप्रूव कर देंगे या फिर उसके अंदर कुछ कमी है तो उसके रिगार्डिंग रिकन्सिडरेशन जो है वो इशू करेंगे. और देन फाइनली अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं तो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा. When a bill is passed by both houses, it is sent to president for his assent. दोनों हाउसेस से एक बिल जो है वो पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट्स इन इनेक्टमेंट ऑफ द बिल. और जब प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको उस चीज़ से ही प्रेसिडेंट के अप्रूवल मिलते ही बिल लॉ बन जाता है, बन के लागू हो जाता है. इनेक्ट मतलब लागू होना. अब टाइप्स ऑफ बिल, बिल भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल. गवर्नमेंट बिल हमने देखा जब कोई मिनिस्टर बिल आता है. प्राइवेट बिल जब नॉन मिनिस्टर कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं. नॉन मनी बिल भी दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूएंट. जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाना होगा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा, या फिर कोई और लॉ के रिगार्डिंग कोई बिल आएगा तो उसे हम ऑर्डिनरी बिल बोल लेंगे. मनी बिल यानी कि बजट वगैरह का जो बिल आता है दैट इज मनी बिल. हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. अब पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करते हैं. हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. कैसे करती है, क्वेश्चंस पूछ के, ये भी हमने पढ़ा था. द लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को बहुत सारे स्टेजेस पे चेक करता है, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी पे, ड्यूरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट कर रही है या फिर कोई भी पॉलिसी बना रही है तो वो उसको एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगी, जवाब देगी उस चीज़ के रिगार्डिंग में कि अगर वो इसे अप्रूव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं. यानी कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव से बार बार क्वेश्चन क्रिएट करेगा जिसके लिए एग्जीक्यूटिव को आंसर देना पड़ेगा पार्लियामेंट को.
द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करती है लेजिस्लेचर ये सब कुछ करने के लिए, जैसे कि डेलिबरेशन और डिस्कशन करती है, अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। डेलिबरेशन और डिस्कशन, इस चीज़ का, इस डिवाइस का यूज़ करती है लेजिस्लेचर। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिबरेट ऑन द पॉलिसी। डेलिबरेट का मतलब है डिस्कशन करना ग्रुप में। तो कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा तो उस टाइम पे जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी पॉलिसी के ऊपर या लॉ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लॉ वेज इन विच पॉलिसीज़ आर इम्प्लीमेंटेड, और पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होगी, मतलब इन सब चीज़ के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग भी डिस्कशन वहाँ पर होता है। अपार्ट फ्रॉम डेलिबरेटिंग ऑन बिल्स के ऊपर डिस्कशन करने के अलावा भी कंट्रोल में ऑल्सो भी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशंस इन द हाउस। कंट्रोल के ऊपर भी बात की जा सकती है हाउस में। द क्वेश्चन आर विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब एक क्वेश्चन आर होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हर रोज़ होता है पार्लियामेंट के सेशंस में, जहाँ पर मिनिस्टर्स जो हैं वो जवाब देते हैं उन क्वेश्चंस का जो वो मेंबर्स रेज करते हैं। 0 आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। 0 आवर एक टाइम भी मिलता है उन्हें जिस टाइम पे मिनिस्टर्स जो हैं या फिर जो मेंबर्स हैं वो किसी भी मैटर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर डिस्कशन कर सकते हैं जो उन्हें इम्पॉर्टेंट लगता है। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस, पब्लिक इम्पॉर्टेंस के मैटर्स पे भी डिस्कशंस किया जाता है। एडजर्नमेंट मोशन एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता है। आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, और इन चीज़ों की मदद से यानी कि क्वेश्चन आर, 0 आवर, डिस्कशन, इन चीज़ों की मदद से वो अपना कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। Perhaps the question hour is the most effective method। जो क्वेश्चन आवर है वो बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है एक एग्जीक्यूटिव के ऊपर नज़र रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए इसकी मदद से, क्वेश्चन आवर की मदद से वो उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसके मदद से लेजिस्लेचर अपना कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर रखती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने क्वेश्चन आवर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करा है। मैक्सिमम अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड करी गई है इस टाइम पीरियड में क्वेश्चन आवर में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एम एट eliciting information from the government on issues of public interest such as price rise, availability of food grains, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इन चीज़ों के ऊपर पूछे जाते हैं कि क्यों जो है प्राइस बढ़ रहा है सामान का, चीज़ों का, फूड ग्रेन्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, वीकर सेक्शंस के रिगार्डिंग, रियॉट्स, दंगे फसाद, ब्लैक मार्केटिंग, इन सभी पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं क्वेश्चन आवर के टाइमिंग। दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इस टाइम पीरियड में मेंबर्स को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का भी मौका मिलता है। वो उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक तरीके से कि क्यों आपके कंट्रोल में जो है इस गवर्नमेंट के कंट्रोल में प्राइस इतने बढ़ रहे हैं, क्यों इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सो वो ऐसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं गवर्नमेंट को इस क्वेश्चन आवर के टाइम पे, एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो जो मेंबर्स जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। The discussions during the question hour are so heated that it is not uncommon to see members raise their voice। अब डिस्कशन के टाइम पीरियड में इस क्वेश्चन आवर्स में जो मेंबर्स हैं और जो ये गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, फिर इतना गुस्सा आ जाता है उन्हें कि वो अपनी वॉइस उठाना, आवाज़ उठाना, लड़ना झगड़ना ये स्टार्ट कर देते हैं। वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस और वॉक आउट इन द प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट करना, वॉकआउट स्टार्ट हो जाता है इस
पॉइंट ऑफ टाइम पे। दिस रिजल्ट इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ, इससे लेजिस्लेटिव टाइम का लॉस भी होता है कई बार, मतलब ये फ़ायदेमंद भी होता है। सिमिलरली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर क्वेश्चंस रेज होंगे तो वो वॉकआउट करेंगे, वो फाइट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सब कुछ भी देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड में। एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट मेनी ऑफ दीज एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स। सिमिलर टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें कुछ पॉलिटिकल टेक्निक होती हैं, कंसेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन द प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। और इस टाइम का लेजिस्लेटिव पूरा फ़ायदा उठाती है, वो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को चेक करती है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करती है। इससे जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर दबाव बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज करते हैं। अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, अब लेजिस्लेचर लॉज को अप्रूव भी करेंगी और उनको रेक्टिफाई भी करेंगी। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज़ बेसिकली सिमिलर टू द अप्रूवल, या फिर कुछ उनके ऊपर डिस्कशन करना लॉज के ऊपर, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज़ ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन, यानी कि पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे दिखता है, उनके पास अप्रूव करने की या फिर डिसअप्रूव करने की पावर होती है, इसे पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, जब किसी बिल को अप्रूव करेंगी तभी वो लॉ बनेगा। अ गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड मेजॉरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द अप्रूवल, मतलब कि जिस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसको लेजिस्लेचर का अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। सच अप्रूवल्स हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, और ऐसे अप्रूवल्स जो है वो ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते बेसिकली, मतलब कि अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो मतलब कि ये लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस बारगेनिंग एंड नेगोशिएशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिजन ऑफ पार्टीज़, यानी कि जो पार्टी जीती है या फिर जो गठबंधन बना है उनके बीच में बहुत ज़्यादा बारगेनिंग, बहुत सारे नेगोशिएशंस, ये सब देखने को मिलती है। एंड इवन गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन, और जो गवर्नमेंट है जो ओपोजिशन है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, तब जाके कहीं अप्रूवल मिलता है या फिर तभी भी डिसअप्रूवल ही होता है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ मेजॉरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा, यानी कि अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं है, एज हैज़ हैपन ड्यूरिंग द जनता पार्टी रूल। जनता पार्टी रूल 1977 में भी एनडीए रूल, जब एनडीए पार्टी का रूल था 2000 में या फिर 1977 में, इस टाइम पीरियड में ऐसा हुआ है कि लोकसभा की तो मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, द गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटेंशियल कंसेशंस टू गेन द अप्रूवल ऑफ, उन्हें बहुत ज़्यादा जो है उनसे डिबेट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से अप्रूवल मिलेगा उन्हें बहुत, और दोनों हाउसेस का ही अप्रूवल नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है इस केस में भी। मैनी बिल्स सच एज लोकपाल बिल हैव फेल्ड इनेक्टमेंट, और बहुत सारे बिल्स जैसे लोकपाल बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ऐसे बहुत सारे बिल्स रिजेक्ट भी हुए हैं राज्यसभा में। यानी कि कई बार ऐसा हुआ है या फिर हो भी सकता है कि लोकसभा ने बेशक उस चीज़ को अप्रूव कर दिया लेकिन राज्यसभा उसे अप्रूव नहीं करेगी या फिर उसे डिसअप्रूव कर देगी, ऐसा देखने को मिलता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, इसीलिए तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर एडवांटेजेस है बाइकैमरल लेजिस्लेचर के भी, और ये डिसएडवांटेजेस भी हैं कि पर्टिकुलर बिल जो है वो पास नहीं हो पाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल है लेजिस्लेचर का। एज मैंशनड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसी भी प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं तो वो एक बजट ही तय करता है और वो उस बजट को लेजिस्लेचर तय करता है। Preparation and presentation of budget for the approval of legislature is constitutional obligation of the government, यानी कि बजट के लिए रिगार्डिंग अप्रूवल लेना ये गवर्नमेंट का काम होता है। ये गवर्नमेंट जो है अप्रूवल के लिए डिमांड करेगी लेजिस्लेचर से,
दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज, और ऐसे लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बिना कोई भी बजट तय नहीं हो सकता। इससे लेजिस्लेचर के पास पावर आ जाती है और वो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव भी बना पाते हैं। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज़, और लेजिस्लेचर मना भी कर सकता है गवर्नमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने से। दिस सेल्डम हैपन्स बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरली enjoys सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ऐसा नहीं होता कभी कभार, क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी एक गवर्नमेंट की, किसी पार्टी की मेजॉरिटी होगी तो उनका जो बजट है इन चीज़ों में अप्रूवल आराम से हो भी जाएगा। Nevertheless, before granting money, the Lok Sabha can discuss the reasons for which the government requires money. और लोकसभा मनी देने से पहले, इन चीज़ों को अप्रूवल देने से पहले पूरा डिस्कशन करेगी कि गवर्नमेंट को क्यों पैसा चाहिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए उन्हें। इट कैन इंक्वायर इनटू केसेस ऑफ मिसयूज़ ऑफ, वो पूरी इंक्वायरी करेंगी कि क्या वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं फंड्स को। मतलब पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज़। ये जो कमिटीज़ क्रिएट करी थी लोकसभा ने, ये पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगी और फाइनली डिस्कशंस होंगे इनके रिगार्डिंग, एंड तब जाके ही कहीं पर अप्रूवल मिलेगा। बट लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज़ नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। द लेजिस्लेचर इज़ कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को ही लेजिस्लेचर नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं जिनके रिगार्डिंग वो बजट को रिफ्लेक्ट करती हैं। यानी कि बजट वो उनकी पॉलिसीज़ को देखकर ही तय करेंगे। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द पॉलिसी, और फाइनेंशियल कंट्रोल की हेल्प से लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने देखा होगा, ये लेजिस्लेचर इस्तेमाल करती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। ये क्या होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट एनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत पावरफुल वेपन होता है लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखने का। As long as the government has the support of its party or coalition of parties that have a majority in Lok Sabha, जब तक गवर्नमेंट के पास सपोर्ट है, लोकसभा में मेजॉरिटी है, मतलब गवर्नमेंट में जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से गवर्नमेंट बनी है उसी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है लोकसभा में या फिर दोनों हाउसेज में, तब तक उस गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा क्योंकि उन्हें मेजॉरिटी मिल जाएगी हाउसेज में। द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज़ फिक्शनल रेदर देन रियल। यानी कि ये जो हाउस के पास पावर है गवर्नमेंट को डिसमिस करने की, ये फिक्शनल है एक तरीके से, रेदर देन रियल। यानी कि ऐसा कम ही होता है कि मतलब कि वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ लोगों से ही मिलकर ये हाउसेस बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा बनती है, तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इनके कंट्रोल में नहीं रहती है। However, after 1989, several governments have been forced to resign due to lack of confidence of the House. और कई बार 1989 के बाद कुछ गवर्नमेंट ने फोर्स भी करा है, मेंबर गवर्नमेंट को फोर्स भी किया गया है रिज़ाइन करने के लिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि उनकी मेजॉरिटी कम होने की वजह से, हाउसेज में मेजॉरिटी कम होने की वजह से गवर्नमेंट को भी रिज़ाइन करना पड़ा है। Each of these government lost the confidence of Lok Sabha because they failed to retain the support of their coalition partners. मतलब कि जब ये गठबंधन होता है उस टाइम पे ये सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होती है बेसिकली, तो लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं हो पाती, तो उस टाइम पे जो है उनको रिज़ाइन करना पड़ता है उन गवर्नमेंट को, वो उनको अकाउंटेबल नहीं हो पाती है। Thus the parliament can effectively control, तो पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर पाती है और इंश्योर कर पाती है कि गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिव है और वो अच्छे से पॉलिसीज़ और लॉज को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ही ये है कि
पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेंगी उनकी मेजॉरिटी ना देकर। गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई लॉज, कोई बिल पास करा है गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर मेजॉरिटी नहीं होगी पार्लियामेंट की, तो दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। It is, however, important for this purpose that there is adequate time at the disposal of House the members are interested in discussion। और इस टाइम पे ये भी होना चाहिए कि जो मेंबर्स हैं हाउसेस के, वो डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो, पार्टिसिपेट करें इफेक्टिवली, उनकी विलिंगनेस हो इन चीज़ों में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने में या अपोजिशन के अगेंस्ट बोलने में, मतलब इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी एक इफेक्टिवली एक डिसीजन लिया जाता है। इन द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 सालों से देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द सेशन। लोकसभा के सेशंस जो हैं वो कम हुए हैं पिछले 20 सालों में। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टाइम स्पेंड, और डिबेट के ऊपर टाइम जो है वो कम इन्वेस्ट किया गया है पिछले 20 सालों में। कुछ डिबेटिंग टाइम, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम देखने को मिला है। Moreover, the houses of the parliament have been plagued by absence of quorum, boycott of sessions by members of opposition। और पार्लियामेंट के हाउसेस में ये भी देखने को मिला है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपोजिशन को बॉयकॉट कर रहे हैं सेशन के दौरान, जिससे वो विच डिप्राइव द हाउस द पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जिससे हाउस की पावर जो है वो कम हो जाती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की डिस्कशन के थ्रू। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फाइट उनकी देखने को मिलती है, जिसके वजह से डिस्कशन, मतलब वो लड़ने लग जाते हैं, बॉयकॉट करने लग जाते हैं। इसके वजह से जो टाइम पीरियड है डिबेट का वो कम हो जाता है। हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ? अब पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है? इट इज़ थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। पार्लियामेंट अपने सारे बड़े बड़े काम जो है वो डिबेट की मदद से करती है। सच डिस्कशन मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली सो दैट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरिड आउट स्मूथली एंड इट्स डिग्निटी इज इंटैक्ट। यानी कि पार्लियामेंट को अपनी डिग्निटी जो है मेंटेन करने के लिए अच्छे से डिस्कशंस करने चाहिए, स्मूथली डिस्कशन होंगे, मतलब ऐसे ही अच्छे से डिसीजन आएगा। The presiding officer of the legislature is the final authority in matters of regulating the business of legislature। Legislature में final जो discussion है वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि उस लेजिस्लेचर का जो फाइनल अथॉरिटी है वो उसका लेजिस्लेचर का प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन, लोकसभा के केस में कौन होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर? स्पीकर। और चेयरमैन भी होता है राज्यसभा में, और वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और चेयरमैन ये दोनों होते हैं लोकसभा के केस में, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर इन द केस ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। Now what is anti-defection law? It is very important, it can come in your examination also। Before moving further, I want to tell you that अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी अभी तक समझ आया है देन इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। नाउ anti-defection law। Most of the members of the legislatures are elected on the ticket of some political party। लेजिस्लेचर के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट लेकर ही इलेक्ट हुए हैं। What would happen if they decide to leave the party after getting elected? अगर वो इलेक्ट हो गए, मान लो वो किसी हाउस में इलेक्ट हो गए और अब वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या होगा? For many years after independence, this issue was unresolved। इंडिपेंडेंस के काफ़ी सालों तक इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं था, ये बहुत बड़ा इशू था। Finally, there was an agreement among the parties। फिर पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ दैट अ लेजिस्लेचर हु इज़ इलेक्टेड ऑन वन पार्टीज टिकट, कि अगर कोई एक लेजिस्लेचर या फिर कोई एक लेजिस्लेचर का मेंबर जो इलेक्ट हुआ है किसी एक पार्टी की टिकट से, उसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा डिफेक्ट होने से, यानी कि दूसरी पार्टी में वो नहीं जा सकता है इलेक्ट होने के
बात, तो ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई थी उस एग्रीमेंट में। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, और एक अमेंडमेंट, एक चेंज भी लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम 52nd अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है, जिसे 1985 में लाया गया था। दिस इज़ नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। यहाँ पे एज के बाद थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, एज एंटी डिफेक्ट, और इसी को हम एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बोलते हैं। यानी कि कोई भी जो मेंबर है किसी भी हाउस का, वो इलेक्ट हुआ है, वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। ये एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है। दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इट हैज़ ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय 91st अमेंडमेंट। और ऐसा नहीं है कि इस अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस ना लाए गए, इसमें थोड़ी और रिस्ट्रिक्शन डाली गई हैं और मॉडिफाई किया गया है इसे 91st अमेंडमेंट के थ्रू। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि जो हाउस के सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे जो ऑफिसर होते हैं, इज़ द अथॉरिटी हु टेक्स फाइनल डिसीजन ऑन ऑल सच केसेस। ऐसे सभी केसेस के ऊपर फाइनल डिसीजन वही लेते हैं। तो हमने देखा लोकसभा के केस में कौन लेते हैं, स्पीकर, और राज्यसभा के केस में वाइस प्रेसिडेंट। अब व्हाट इज डिफेक्शन, फाइनली क्वेश्चन आया कि डिफेक्शन क्या होता है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ मेंबर्स रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट, जब भी पार्टी कहती है कि तुम्हें प्रेजेंट होना है हाउस में, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डिबेट हो रही है, लेकिन फिर भी वो मेंबर एब्सेंट रहता है, ठीक है, अगेंस्ट, और वो या फिर कोई भी पार्टी किसी चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर मेंबर उसके अगेंस्ट है, उस पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है, उस पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट है, या फिर अकेले ही वो कुछ पार्टी को छोड़ देता, उस पार्टी को छोड़ देता है, तो उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। क्या होता है बेसिकली डिफेक्शन, कि जब एक पार्टी के अगेंस्ट एक मेंबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो दैट मेंबर इज डिफेक्टेड। सो दिस इज डिफेक्शन बेसिकली। नाउ योर चैप्टर 5 लेजिस्लेचर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली आंसर यू गाइज। ऑल्सो प्लीज़, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं कॉन्टीन्यूसली नई वीडियोस लाने वाली हूँ ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए। और मैं बैक टू बैक रिवीजन सेशंस भी लाऊंगी आपके लिए, टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है इसी चैनल पे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।